तो सर हम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आज तीसरा दिन है हमारा फ्री स्टॉक मार्केट लेक्चर का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, और आपको आज के ही लेक्चर से पता चल जाएगा कि अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको कितना कुछ नया सीखने मिलेगा इस पूरे कोर्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ जो स्टॉक मार्केट में आप बार बार बहुत बार सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इन्फ्लेशन। ओके, तो सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन यानी कि होती है महंगाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज़ आज अगर 100 रुपये की मिल रही है, ठीक है, तो एक साल बाद वो चीज़ आपको 100 रुपये की नहीं मिल सकती है। वो चीज़ आपको 106 रुपये, 107 रुपये ऐसे हल्की सी महंगी होकर मिलेंगी। ठीक है, और इसी तरह से हर साल इन्फ्लेशन बढ़ते रहता है हर कंट्री का। अब बात दरअसल ये है कि इन्फ्लेशन ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन 2% या 3% है तो ये इन्फ्लेशन अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन नहीं रहता है तो कंट्री की ग्रोथ होने के अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा? लोग कम कंपटीशन नहीं करेंगे बिजनेसेस, और इसकी वजह से किसी भी कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी। तो 2-3% इन्फ्लेशन होना बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ते रहता है, 6-7% होता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जैसे कि इंडिया। ठीक है, और जैसे जैसे इंडिया डेवलप होते रहेगा इन्फ्लेशन का अमाउंट कम कम होते रहेगा और 2-3% के आसपास रहेगा। ठीक है, और जो बहुत ही अंडर डेवलप कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, वहाँ पे इन्फ्लेशन 22%, 25% भी होता है। ठीक है, तो हल्का फुल्का इन्फ्लेशन होना चाहिए हर कंट्री के अंदर। उसके बाद आपने ये 3 चीजें तो सुनी होंगी, एक आईपीओ, एक एफपीओ, और एक होता है ओएफएस। ठीक है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है या मतलब क्या है? अगर गलत भी होता है तो चलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो देखिए सबसे पहले आईपीओ आता है। ठीक है, तो आईपीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये आईपीओ कौन लाता है? तो ऑब्वियसली सपोज दैट एक बिजनेस है, एबीसी कंपनी है। ठीक है, अब ये एबीसी कंपनी को अपना जो बिजनेस है ये अभी काम करती है सपोज पुणे के अंदर। ठीक है, लेकिन इस एबीसी कंपनी को क्या करना है, इसको अपना बिजनेस अलग अलग सिटीज के अंदर एक्सपांड करना है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको बिजनेस को एक्सपांड करना होगा तो आपको पैसे चाहिए होंगे ताकि आप उसका ऑफिस खोल सके हर सिटी के अंदर, है ना? लेकिन ये एबीसी कंपनी के पास फिलहाल पैसे नहीं है, तो ये क्या करता है, ये लोन नहीं लेता है, ये आता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ये स्टॉक मार्केट में आता है और लोगों को बोलता है कि यार मेरी ये कंपनी है जो पूना के अंदर है, और मेरे को ये कंपनी ये सारी सिटीज के अंदर ओपन करनी है, और मुझे आप लोगों से चाहिए पैसे। ठीक है, और हम कहते हैं कि ये पैसे हम तुमको देंगे तो आप लोग क्या दोगे? तो ये कंपनी बोलती है कि अगर आप हमको पैसे देंगे, यानी कि अगर इन्वेस्टर कंपनी को मनी देता है तो कंपनी इन्वेस्टर को कुछ शेयर देंगी। अब वो शेयर का मतलब क्या होता है? मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट करेगी आने वाले सालों के अंदर, वो प्रॉफिट के अंदर थोड़ा सा हिस्सा कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये एबीसी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है। ठीक है, और इसीलिए हम इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग का,
पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक यानी कि लोगों को ऑफर कर रही है वो अपने शेयर की हिस्सेदारी, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी। ठीक है। अब आईपीओ के अंदर जो भी कंपनी आती है वो फर्स्ट टाइम आती है स्टॉक मार्केट के अंदर। हाँ, और ये फर्स्ट टाइम ऑफर करती है अपने स्टॉक पब्लिक के बीच में। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम एफपीओ की बात करें, अब एफपीओ क्या है? एफपीओ का लॉन्ग फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस जो है आईपीओ और एफपीओ के अंदर, कि आईपीओ के अंदर जो कंपनी है वो अभी तक पब्लिकली लिस्टेड नहीं थी, वो पहली बार स्टॉक मार्केट में आ रही थी। लेकिन एफपीओ के अंदर क्या होता है, वो कंपनी पहले से ही लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अच्छा, आईपीओ के अंदर क्या होता है, कंपनी लिस्टेड नहीं थी, वो फर्स्ट टाइम आ रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है। लेकिन एफपीओ के अंदर क्या होता है, कंपनी पहले से लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। तो एक्चुअली एफपीओ क्यों लेके आ रही है कंपनी? क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है, सपोज टाटा, टाटा है टाटा, ठीक है, टाटा मोटर। हाँ, अब टाटा मोटर को क्या करना है, अपनी जो कार है वो इंडिया में तो बेचता ही है, यूरोप के अंदर भी बेचता है, उसको इसको बेचना है यूएसए के अंदर सपोज। ठीक है। अब यूएसए में बेचने के लिए उसको चाहिए होंगे पैसे, ताकि वो वहाँ पे फैक्ट्रीज खड़ी कर सके, है ना। तो अब वो पैसे कैसे कमाएगा, कैसे बनाएगा पैसे? तो वो क्या बोलता है स्टॉक मार्केट के अंदर, कि हम अपना एफपीओ लेकर आ रहे हैं। ठीक है। इस एफपीओ के अंदर इन्वेस्टर हमको पैसे दो और हम न्यू शेयर अलॉट करते हैं। न्यू शेयर, ऐसे शेयर जो स्टॉक मार्केट में कभी भी लिस्टेड नहीं थे, ऐसे शेयर हम अलॉट करते हैं और आप लोगों को देंगे, और बदले में आप लोग हमको पैसे दो ताकि हम अपना एक्सपांड कर सके बिजनेस। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ एफपीओ और आईपीओ का? सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ कि आईपीओ लाता है अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, जो लिस्ट नहीं है, और एफपीओ एक लिस्टेड कंपनी लाती है जो पहले से स्टॉक मार्केट में काम कर रही है। ठीक है। अब ये बात बहुत ही क्लियर है कि अगर जो कंपनी पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उसका जो रिस्क होगा वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो कंपनी क्या करती है और वो जो भी बोल रही है वो सच है या झूठ है ना। लेकिन सपोज अगर टाटा मोटर्स का आईपीओ एफपीओ आता है तो क्या होगा, वहाँ पे रिस्क कम होगा, क्योंकि हमको पता है कि टाटा मोटर कितने सालों से बिजनेस कर रही है और वो कितना कमाती है और कैसे उसके मैनेजमेंट है ना। तो एफपीओ के अंदर यहाँ पे रिस्क कम होता है और आईपीओ में ज़्यादा होता है। और इसी के ऊपर से हम क्या तय कर सकते हैं कि क्योंकि आईपीओ के अंदर रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रॉफिट है आईपीओ के अंदर ये भी हाई रहता है। ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा, और एफपीओ के अंदर ये जो प्रॉफिट है ये कम होता है। ठीक है। अभी तक आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई है जो मैंने अभी बताया? सर आईपीओ का प्रॉफिट है तो एलआईसी का आईपीओ कैसा हुआ तो प्रॉब्लम? एलआईसी का, ओके। तो जो एलआईसी कंपनी थी, एलआईसी बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या की, गवर्नमेंट ने एलआईसी का आईपीओ लेकर आई, है ना। और वो आईपीओ के अंदर, आईपीओ बेसिकली दो चीज़ों की वजह से आ सकता है। एक तो कंपनी को अपना बिजनेस जो है उसको एक्सपांड करना है। ठीक है। अब आईपीओ, एलआईसी तो पहले से बहुत बड़ी कंपनी है, उसको क्यों एक्सपांड करना था, है ना। तो सेकंड चीज आती है आईपीओ के अंदर, अगर सपोज दैट जो करंट इन्वेस्टर है, जैसे एलआईसी के अंदर थे गवर्नमेंट, ठीक है, वो इन्वेस्टर को अपने स्टिक बेचना है, अपना जो हिस्सेदारी है उसको बेचना है पब्लिक के बीच में, तो भी आईपीओ लेकर आ सकती है। तो एलआईसी का आईपीओ जब मार्केट में आया था तब वो करीबन 950 रुपए के आसपास कुछ था, 900 से 1000 रुपए के बीच में, है ना। तो ये जो भाव था ये कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा था। अगर अपन कंपेयर करें उसके बाकी सेक्टर के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, तो आईपीओ थोड़ा महंगा था एलआईसी का, और इसी के वजह से एलआईसी का आईपीओ नीचे गिर गया और 700 रुपए तक आ गया था।
ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट बताता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, वैसे ही ओएफएस होता है। अब ओएफएस क्या होता है कि ऑफर ऑफर फॉर सेल। ओएफएस का लॉन्ग फॉर्म है ऑफर फॉर सेल। ठीक है। अब जो मैं आईपीओ के बारे में बोल रहा था कि एक प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचता है, ठीक है, तो वो ऐसी कंपनी होती है जो लिस्टेड नहीं है। लेकिन ऑफर फॉर सेल के अंदर क्या होता है, एक ऐसी कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है जो स्टॉक मार्केट में पहले ही लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से देखते हैं। देखिए आप, सबसे पहले 2020 के अंदर आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, ठीक है। हाँ, आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था 2020 के अंदर। तो क्या हुआ था, इसका जो आईपीओ का प्राइस था, वो आईपीओ का प्राइस था 642। नहीं 300 350, ओके। तो देखो, इसका जब आईपीओ आया था तब इसका प्राइस था 320 रुपये मैक्सिमम, ठीक है। एक शेयर 320 रुपये का बिक रहा था अक्टूबर 2019 के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने अपना आईपीओ लाया और ये लिस्ट हो गई पब्लिकली। अब हम में से कोई भी यहाँ पे खरीद सकता था स्टॉक को, ठीक है। अब इसको खरीदने के दो तरीके हैं। अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो आप दो तरीके से खरीद सकते हो। नंबर वन तरीका, प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि आप आईपीओ के अंदर इश्यू लगाते हो, मतलब 15,000 की बोली लगाते हो, ठीक है। 15,000 रुपीज़ का एक इशू साइज रहता है, उसके ऊपर बोली लगाते हो, ठीक है। अगर सपोज आईपीओ 100 शेयर्स बांट रहा है, कोई कंपनी का जो आईपीओ है उसके अंदर कंपनी 100 शेयर बांट रही है, लेकिन खरीदने वाले 200 है, ठीक है। शेयर सिर्फ 100 है लेकिन खरीदने वाले 200 है, तो क्या होगा, हर दो में से किसी एक आदमी को मिलेगा आईपीओ का शेयर, ठीक है। उसी तरह से सपोज अगर खरीदने वाले 1000 हो गए और शेयर सिर्फ 100 है, तो क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई उस आईपीओ के लिए, ठीक है। तो जैसे ही डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है किसी भी आईपीओ के लिए, वैसे ही उस आईपीओ का प्राइस जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा होती है, अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और उसका सप्लाई कम होता है, तो उसकी जो प्राइस है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आईपीओ के अंदर भी ऐसे ही होता है, जब भी कोई कंपनी आती है तब वो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट के अंदर लिस्ट होती है। प्राइमरी मार्केट यानी कि आपने सुना होगा कि आपको मिनिमम 15,000 का एक लॉट लगाना है, ठीक है, या मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का लॉट लगा सकते हो। इसको कहते हैं हम ऑक्शन, यानी कि प्राइमरी मार्केट, जिसके अंदर बोली लगती है। और ये होता है लक बेसिस के ऊपर। अगर आपका लक चलता है तो आपको ये आईपीओ का लॉट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, सपोज दैट आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और सबके पास एक एक डीमैट अकाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकाउंट के आप अपने घर वालों के सभी अकाउंट के अंदर से एक एक लॉट लगा देते हो 15,000 का, ठीक है। तो आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों ने आईपीओ का लॉट लगा दिया, ठीक है। सपोज 100 शेयर के लिए 200 लोग हैं खरीदने वाले, तो हर दो में से किसी एक इंसान को मिलने वाला था स्टॉक, तो आपके घर पे मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा हो गई। अब आप करीबन 2 लॉट कमा सकते हैं। आप, अगर हम रैंडमली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो आपके घर में 2 लॉट मिल सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आईपीओ पा सकते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर। लेकिन अब सपोज दैट ये सिर्फ 100 लोगों को मिलेगा, है ना, लेकिन ये बचे वाले 100 लोग क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, वो सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे। जो सेकेंडरी मार्केट है वो होता है हमारा स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है कि आपको मिनिमम 15,000 का ही लॉट खरीदना है। आप चाहे तो एक स्टॉक खरीद सकते हैं या 1000 स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कितने भी स्टॉक खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे हम आईपीओ की एक एक डिटेल को एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है आईपीओ का डेट।
तो जनरली आईपीओ जो है ये 1 हफ्ते तक ओपन रह सकता है बहुत सी बार, नहीं तो मैक्सिमम 3 दिन होता है, मिनिमम 3 दिन नहीं तो 1 वीक ऐसा। अब देखिए ये फेस वैल्यू हम सीखते हैं आगे क्या है, लॉट साइज होती है। अब ये लॉट साइज क्या होती है, यहाँ पे 40 की है। लॉट साइज क्या होती है कि आपको एक लॉट खरीदना पड़ेगा प्राइमरी मार्केट के अंदर, और वो एक लॉट के अंदर 40 शेयर आएंगे, ठीक है। अब ये 40 शेयर के अगर आप कैलकुलेशन करेंगे इसके साथ, तो आपका ये अमाउंट 15,000 से थोड़ा सा कम आएगा, मे बी 14,500 आ सकता है, मे बी 14,000 आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये 15,000 के ऊपर नहीं जाने वाला। उसके बाद यहाँ पे दो ये रहते प्राइजेस। नंबर 1 इशू प्राइस रहता है हर आईपीओ का, एक रहता है इशू प्राइस, ठीक है, और एक रहता है इसका लिस्टिंग प्राइस। तो क्या होता है, जब भी कोई आईपीओ आता है तो वो आईपीओ उसके इशू प्राइस के ऊपर इशू होता है, ठीक है। जैसे IRCTC के केस के अंदर 320 रुपये उसका इशू प्राइस था, यानी कि जो भी इंसान वो लॉट को खरीदता था उसको 320 रुपये का एक स्टॉक मिलता था IRCTC का, ठीक है। वही जो लिस्टिंग प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस कौन सी प्राइस है, जब वो मार्केट में लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, यानी कि जब वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तब हम उसे कहते हैं लिस्टिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल यही 320 रुपये का जो स्टॉक था ये 650 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में, है ना। तो ये हो गई इसकी लिस्टिंग प्राइस। तो यहाँ पे पहले ही दिन जैसे ही लिस्टिंग हुई, जिन जिन को ये आईपीओ मिल गया था IRCTC का, उनको सीधा 100% का रिटर्न मिल गया, उनके पैसे यहाँ पे दुगना हो गए, 2 गुना, ठीक है। अब पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि आईपीओ बहुत आए। 2020 के अंदर अगर हमने देखा ना, 2020-2021 के अंदर बहुत सारे आईपीओ है, ठीक है, और इसके अंदर लोगों ने भर भर के पैसे लगाए। बहुत सारे आईपीओ चले, बहुत सारे नहीं चले। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, तो रीज़न बेसिकली ये था कि हर आईपीओ के अंदर आप पैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि आप किस तरह के आईपीओ के अंदर पैसे लगाते हो, जिस कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है। सपोज ABC कंपनी है और आपको पता है कि ये आगे जाके फ्यूचर में डूबने वाली है ना, तो आपका तो यहाँ पे पैसा बनने वाला नहीं है, तो आपको ABC कंपनी के आईपीओ में पैसे नहीं लगाने हैं, राइट। तो इसी तरह से हम चॉइस करते हैं कि इतने सारे आईपीओ में से हम कैसे लगाएं किसी भी आईपीओ के अंदर पैसा। अब अगर आप अच्छे कंपनी के आईपीओ को खरीद लेते हो और उसको हमेशा के लिए होल्ड करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब देखो, जिसने ये 320 रुपये का आईपीओ खरीदा होगा IRCTC का, और उसने इस स्टॉक को बेचा नहीं है, भले ही कोविड-19 का क्रैश हो गया लेकिन इसने इस स्टॉक को बेचा नहीं है, तो IRCTC का प्राइस जो है वो 6,000 के भी ऊपर चले गया था, ठीक है। 6,375 दिखा रहा है यहाँ पे, तो मतलब 6,375 रुपये तक चले गया था IRCTC का प्राइस सिर्फ 2 सालों के अंदर, जबकि 320 रुपये की लिस्टिंग थी। यानी कि सभी के पैसे यहाँ पे 20 गुना या 21 गुना हो गए थे। किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उसके 21 लाख रुपए बन गए 2 साल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हमको अच्छे कंपनीज के आईपीओ में ही पैसे लगाना है, जब भी लगाएंगे तब। अब किसी को आईपीओ के अंदर प्रॉब्लम है अभी? आईपीओ लिस्टिंग होता है, कब समझता है कि आईपीओ आने वाला? हाँ, जैसे जब भी कोई आईपीओ आने वाला रहता है तब उसकी मार्केटिंग पहले से स्टार्ट कर दी थी ये कंपनी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो अभी कैसे आईपीओ पता चलेगा आपको, तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टॉकेज ओपन कर लिया है। अब हर वेबसाइट के अंदर यहाँ पे एक आईपीओ सेक्शन होता है, जैसे स्टॉकेज है, स्टॉकेज के अंदर भी एक आईपीओ सेक्शन है, जैसे कि ये वाला आईपीओ सेक्शन, ठीक है। आप इस आईपीओ सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो और फिर आपको क्या दिखता है यहाँ पे कि कौन से आईपीओ आने वाले हैं फ्यूचर में, कौन से आईपीओ आ चुके हैं, ठीक है, और कौन से आईपीओ लिस्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 आईपीओ है जो आने वाले हैं। अब यहाँ पे जो अदानी इंटरप्राइजेस, हाँ,
यहाँ पे जो अडानी इंटरप्राइज है, यह एक्चुअली एक आईपीओ नहीं है, यह एक्चुअली एक एफपीओ है, एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब एफपीओ और ओएफएस के अंदर क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको शॉर्ट में वो बताता हूँ। देखिए, एफपीओ और ओएफएस के अंदर क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और अगर आपको ये पता चल गया तो आप ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनना इसको। देखिए, अब एफपीओ के अंदर क्या होता है, एक लिस्टेड कंपनी रहती है यहाँ पे, ठीक है, जो एफपीओ लाती है, और ओएफएस के अंदर भी एक लिस्टेड कंपनी रहती है जो ओएफएस लाती है। ठीक है, सेकंड, एफपीओ के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पे न्यू शेयर्स अलॉट होते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन ओएफएस के अंदर क्या होता है, जो प्रमोटर है वो अपने स्टॉक को सेल करता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़े दो डिफरेंस है। एफपीओ के अंदर क्या होता है, पैसा रेज करने के लिए नए शेयर दिए जाते हैं इन्वेस्टर को, और उसके बाद पैसा लिया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है। लेकिन ओएफएस के अंदर क्या होता है, एक प्रमोटर है जो कंपनी को चलाता है, वो अपने स्टॉक को सेल करता है पब्लिक के अंदर, कि आइए और मेरे से स्टॉक खरीद के लेके जाइए और बदले में पैसा मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों ही केस के अंदर क्या डिफरेंस आएगा, जब एफपीओ के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर पैसा डालता है तो वो सारा पैसा जो है वो कंपनी को मिलता है। ठीक है, वो कंपनी को मिलता है और कंपनी उससे एक्सपांड करती है। लेकिन जब कोई स्टॉक के अंदर ओएफएस आता है तो वो सारा की सारा पैसा मिलता है प्रमोटर को। ठीक है, यानी कि कंपनी के पास कोई भी स्टॉक का पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी ये दो डिफरेंस है। ये समझ आया आपको? ये समझ में आया, मगर ये कैसे समझेंगे कि एफपीओ क्या है, ओपीएस क्या है? हाँ, तो ये क्या होता है, आप जैसे ही किसी भी कंपनी का एफपीओ या ओएफएस आता है, उसकी न्यूज़ आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो एचएएल नाम का स्टॉक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर ओएफएस आया था। देखिए, हेडिंग के अंदर ही गिवन है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है 15% का। ठीक है, एचएएल कंपनी के अंदर ओएफएस लाकर, यानी कि ऑफर फॉर सेल लाकर, तो यहाँ पे गवर्नमेंट 15% अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। तो अगर आप इसके अंदर खरीदते हो स्टॉक, तो ये सारा पैसा किसके पास जाएगा, 15% का, ये सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, ये बात होती है। और सेकंड होता है एफपीओ, यानी कि अडानी इंटरप्राइज जो है वो अभी एफपीओ लाने वाला है। तो अगर एफपीओ के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो सारा पैसा किसके पास जाएगा, तो वो ये कंपनी के पास जाएगा, इसके प्रमोटर के पास नहीं जाने वाला। ठीक है, लेकिन आपको दो और चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अगर मैं पहले एफपीओ के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अगर सपोज दैट कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस अभी 100 रुपये है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। अब मुझे चाहिए कि इन्वेस्टर मुझे पैसा दे ज़्यादा, तो मैं इन्वेस्टर को ऐसे तो नहीं बोल सकता कि आइए और मेरा 100 रुपये का स्टॉक खरीद लीजिए, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ इन्वेस्टर को कि ये 100 रुपये का स्टॉक हम आपको 70 रुपये के अंदर देते हैं, यानी कि 30% के डिस्काउंट के ऊपर हम आपको ऑफर करते हैं ये स्टॉक। ठीक है, आप आइए और ये स्टॉक खरीद लीजिए 70 रुपये के हिसाब से। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे कि भाई जो स्टॉक 100 रुपये का मिल रहा था उसको 70 रुपये का कर दिया, है ना, तो वो लोग 70 रुपये का स्टॉक खरीद लेंगे एफपीओ के अंदर, क्योंकि ये सस्ता मिल रहा है बेसिकली, है ना। तो इस तरह से मेरे को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच से ये रहता है, मतलब गेम करते हैं प्रमोटर, क्या करते हैं, अब देखिए इन दोनों के बीच में हो गया एक 30 रुपये का डिफरेंस क्रिएट, है ना। तो जिन लोगों के पास पहले से 100 रुपये का एक स्टॉक था, वो लोग क्या सोचेंगे कि अगर एफपीओ के अंदर 70 रुपये का स्टॉक मिल रहा है तो हम फालतू में 30 रुपये ज़्यादा दे के 100 रुपये का स्टॉक क्यों खरीदें। तो वो लोग भी क्या करते हैं कि इस 100 रुपये के स्टॉक को यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे सेल करते करते वो 100 रुपये के स्टॉक की वैल्यू को लेकर आते हैं 70 रुपये के पास,
और फिर 70 रुपये के ऊपर वो सब मिलके खरीदते हैं स्टॉक को। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपनी का अगर एफपीओ आता है तो उस एफपीओ के अंदर जो प्राइस डिसाइड होती है वो तो डिस्काउंट में ही होगी, लेकिन जैसे ही वो डिस्काउंट की प्राइस आती है वैसे ही उस स्टॉक के अंदर क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा और वो जाके उस प्राइस के ऊपर रुक जाएगा स्टॉक। आपको ये बात समझी अभी जो मैंने बताया? समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज़, फॉर एग्जांपल मैं अगर एस बैंक की बात लूँ, ठीक है, बहुत पॉपुलर स्टॉक है ये, तो एस बैंक का एफपीओ आया था। ठीक है, अब एस बैंक का एफपीओ आया था 12 रुपये से 13 रुपये के बीच में। ठीक है, मतलब 13 रुपये इसका एफपीओ का प्राइस था। लेकिन तब एस बैंक पता है आपको ट्रेड कितने पे कर रहा था? तो एक्चुअली एस बैंक 29 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इसका एफपीओ आया था 13 रुपये के आसपास। तो इन दोनों के बीच में एक 16 रुपये का एक गैप बन गया। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक 16 रुपये का गैप बन गया। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, सिर्फ एक वीक के अंदर अंदर 29 रुपये का एस बैंक नीचे गिर के 12 रुपये के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब जिन लोगों को ये बात पता है कि एफपीओ के अनाउंसमेंट होती है स्टॉक गिरने लग जाता है, वो लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे सीधा यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते हैं, मतलब सेल करने लग जाते हैं स्टॉक को, और जैसे ही प्राइस नीचे गिरती तो इसको 12-13 रुपये के ऊपर खरीद लेते। तो क्या होता, उनका ये प्रॉफिट हो जाता 16 रुपये का पर स्टॉक, है ना। इस तरीके से आप इसके अंदर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एफपीओ की। अगर मैं बात करूँ ओएफएस की, तो ओएफएस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी सेम सिनेरियो है, उसके अंदर भी एकदम सेम होता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपये का स्टॉक खरीद लीजिए, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में यहाँ पे 15% स्टेक बेच रही है, तो वो डिस्काउंट में बेचेंगी, फॉर एग्जांपल 70 रुपये पे, है ना। तो जैसे ही ये ओएफएस का नंबर अनाउंस होता है स्टॉक के प्राइस का, वैसे ही प्राइस के अंदर गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है ना। और इसी के वजह से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, तो जब एचएएल के अंदर 15% का स्टेक का ओएफएस आया था, तब एचएएल कंपनी का स्टॉक प्राइस 1400 रुपये के आसपास था। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका जो ओएफएस था वो 1000 रुपये के पास लाया। तो बात क्या हुआ, लोगों ने इसको 1400 रुपये के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर दिया और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका प्राइस नीचे गिर के 1000 रुपये के पास आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ओएफएस। आपको समझ गया ओएफएस, आईपीओ और एफपीओ तीनों का डिफरेंस क्या है? आप में से अगर किसी को भी कुछ नहीं समझा होगा आप मेरे को पूछ सकते हो। चेतन सर बोलिए। सर कुछ भी हो तो मुझे पूछ सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। चेतन सर नवे आज अच्छा, और वाड़े का। ओके, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको ओएफएस और एफपीओ के अंदर एक बात याद रखनी है कि जैसे ही इसकी अनाउंसमेंट होगी प्राइस के अंदर क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस स्टॉक को वहीं पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई स्टॉक आपके पास है तो आप उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे और जैसे ही प्राइस नीचे गिरता है आप उसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन बहुत से बार प्रमोटर फंसाते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने एचएएल की बात करी थी, ठीक है, तब 1400 रुपये का स्टॉक प्राइस था, 1000 रुपये का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल का ऑफर था गवर्नमेंट की तरफ से। तो लोगों को लगा, अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है ना, तो उन्होंने 1000 रुपये का ओएफएस ले लिया। लेकिन उसके बाद ये जो स्टॉक प्राइस है ये नीचे गिरते गिरते 676 रुपये
तक गिरी थी। ठीक है, अब जिन लोगों ने यहाँ पे OFS पे 1000 रुपये पे माल खरीदा है, उनका यहाँ पे फिर भी 35 से 40% का लॉस आ रहा था, जब ये स्टॉक प्राइस 600-700 रुपये के आसपास थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पे आपका नुकसान तो नहीं होने वाला OFS और FPO के अंदर। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपके सामने OFS और FPO का आता है अनाउंसमेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो उसी टाइम पे, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको कंपलसरी 15,000 रुपये का लॉट खरीदना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप ये नहीं भी करते हो तो भी इसका प्राइस नीचे गिरने वाला है और उस टाइम पे आपको सस्ते में मिल सकता है स्टॉक। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो इससे रिलेटेड नहीं है, अलग है। जैसे कि आप सबको पता है कि एक कंसेप्ट होता है पेनी स्टॉक करके, ठीक है, सबका बहुत फेवरेट है। लेकिन कल के ही हमने लेक्चर में देखा कि पेनी स्टॉक का आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको इसका फ्यूचर नहीं पता, पहला। सेकंड चीज़, इसने कभी अपने आप को प्रूव नहीं किया, पेनी स्टॉक ने कभी भी अपने आप को प्रूव नहीं किया, इसलिए आपको पेनी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारे पैसे डूब भी सकते हैं आपके, ठीक है। लेकिन मेन बात तो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी ये पेनी स्टॉक है। तो इसके लिए आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक पहचानने के आपके पास 3 तरीके हैं, और 3 तरीके मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नंबर 1 तरीका क्या है कि वो जो स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो स्टॉक प्राइस है, वो एक तो सिंगल डिजिट रहेगी, ठीक है, या तो फिर डबल डिजिट रहेगी। यानी कि हो सकता है वो स्टॉक 1 रुपये का हो, 5 पैसे का हो, ठीक है, या तो फिर वो 15 रुपये का हो, 20 रुपये का हो, ठीक है, ये भी एक पेनी स्टॉक ही हो गया, ठीक है। तो ये एक कंडीशन कि एक तो वो सिंगल डिजिट रहेगा या डबल डिजिट रहेगा। सेकंड चीज़ क्या आती है, सेकंड चीज़ आती है, अगर सपोज यहाँ पे मैं रिलायंस कैपिटल, हाँ चलो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, तो इसकी स्टॉक प्राइस कितनी है अभी, 132 रुपये है, ठीक है। अब ये तो हमारे पहले वाले कैटेगरी के अंदर बिल्कुल फिट नहीं होता, है ना, यहाँ पे तो 3 डिजिट का है नंबर। तो हमें क्या करना है, जाके इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, ठीक है। आपको इसका जाके मार्केट कैप देखना है। हाँ, देखिए इसका मार्केट कैप है अभी 4,500 करोड़ का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जाके इसका पास्ट के अंदर जाना है, और पास्ट के अंदर जाके इसका मार्केट कैप देखना है आज से 2-3 साल पहले का, ठीक है। एनएससी ना सर, क्या क्या बॉम्बे रहना है क्या, एनएससी लेना है? आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे और NSE दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सेलिंग के लिए प्रॉब्लम आता है ना ये? नहीं नहीं, अगर आप किसी भी स्टॉक को अगर एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हो, ठीक है, चाहे आप BSE में लो या NSE में, अगर आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकते हो तो आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। ये रूल है, सिर्फ कंडीशन ये है कि आपके पास वो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में एक दिन से ज़्यादा के लिए, बस। तो जो सेकंड चीज़ है जहाँ से आप पेनी स्टॉक पकड़ सकते हो, वो ये है, आपको उसका मार्केट कैप देखना है, ठीक है, उस कंपनी का मार्केट कैप देखना है। अगर उस कंपनी का मार्केट कैप ये 500 करोड़ से भी नीचे है, ठीक है, 500 करोड़ के नीचे है, तो वो कंपनी एक पेनी स्टॉक हो गई है, ठीक है। 500 करोड़ के नीचे है तो वो कंपनी एक पेनी स्टॉक हो गई है, ये बहुत ही क्लियर बात है। तो पहला क्या हुआ कि सिंगल और डबल डिजिट नहीं होना चाहिए, दूसरा मार्केट कैप 500 करोड़ के नीचे नहीं होना चाहिए। अभी हमने क्या देखा कि रिलायंस जो है वो डबल डिजिट भी नहीं है, उससे बड़ी है,
और इसका मार्केट कैप भी क्या है, यहाँ पे 4600 करोड़ का है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर फिट नहीं होती है। ठीक है, तो क्या ये पेनी स्टॉक नहीं है? अब ये पता करने के लिए यहाँ पे आती है तीसरी कंडीशन, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हर पेनी स्टॉक के अंदर इसको ढूंढ लोगे। वो आता है, आपको हर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जाके देखना है। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहाँ पे जो रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर यानी होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, अगर उनके पास 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, 50% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो वो कंपनी एक पेनी स्टॉक कंपनी है। ठीक है, वो एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर बात है। अब देखिए इसका एग्जांपल, ये यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि होता है रिटेल, रिटेल के पास कितना है, यहाँ पे 80% की हिस्सेदारी है कंपनी की, है ना, तो मतलब 50% से ज़्यादा है। तो मतलब ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक पेनी स्टॉक है और आपको इसको नहीं खरीदना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सी बार आपको समझ ही नहीं आएगा कि कोई कंपनी पेनी स्टॉक है भी या नहीं, लेकिन ये आपको तरीके बता देंगे कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या आप सभी को ये बात समझ आई जो मैंने अभी बताई है, 3 बातें? अभी ये क्यों खरीदी करना हो उसके बारे में बताएं। अब देखिए पेनी स्टॉक के अंदर क्या होता है, एक तो आपको फ्यूचर नहीं पता, ठीक है, सेकंड चीज़ ये होती है कि पेनी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कम रहता है, वॉल्यूम कम रहता है तो आप अगर उसको खरीद लेते हो तो आपको बेचने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है कि पेनी स्टॉक इसलिए पेनी है, यानी कि 1 रुपये का स्टॉक इसलिए 1 रुपये का स्टॉक है क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। अगर वो स्टॉक के अंदर पहले से क्वालिटी रहती तो उसको बड़े बड़े बिजनेसेस पहले से खरीद लेते, है ना, क्योंकि अपने को तो बहुत बाद में पता चलता है, बिजनेस वालों को पहले से पता चलता है कि कौन सा स्टॉक आगे जाके परफॉर्म करने वाला है। तो अगर इसमें क्वालिटी रहती तो बिजनेसेस पहले से उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते। ठीक है, तो जैसे अपन लोग सोचते हैं कि 1 रुपये का स्टॉक 1000 जाएगा तो हमारे पैसे बच जाएंगे, वैसे ही वहाँ पे जो प्रमोटर है ना वो भी ये सोचता है कि हम क्या करेंगे कि 1 रुपये के स्टॉक को खरीदने देंगे, लोगों को बढ़ाएंगे 50 रुपये तक, फिर 50 रुपये के अंदर भी लोग खरीदेंगे और फिर एकदम से इसको वापस ला के 1 रुपये पे रख देंगे। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, इसलिए आपको पेनी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। अब जैसे कि पाटिल सर ने कहा कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताइए, तो एक्चुअली बात ऐसी है कि हम इस कोर्स के अंदर आगे जाके स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में क्या क्या है। तो ये जो कोर्स है इसके अंदर अभी मैंने स्टार्ट किया है इक्विटी गेन करना। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है आपको ताकि आप एक मतलब कुछ हजार रुपए से कुछ करोड़ रुपए बना सकें। ठीक है, बहुत कम अमाउंट से आप बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसके तुरंत बाद हम सीखेंगे कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। जो आप स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, अगर हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं, हमको लगता है कि कोई स्टॉक अभी 100 रुपये का मिल रहा है, वो फ्यूचर में जाकर 150 रुपये का हो सकता है। ठीक है, 2 महीने के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसको 100 रुपये पे खरीद लेते हैं और 150 पे बेच देते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, मतलब आपने ट्रेड करने के लिए, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए उसको खरीदा। तो हम इस कोर्स के अंदर अगला सेक्शन सीखने वाले हैं कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, और इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एक्चुअली में कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न। जैसे कि चार्ट आपको पूरा समझना है तो चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है, अलग अलग इंडिकेटर कौन से रहते हैं, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ
हम यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी बात करेंगे इस कोर्स में पूरे, ठीक है। तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन भी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चार्ट है। अब यहाँ पे जो भी चार्ट के ऊपर टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाए गए हैं ये सभी हम सीखने वाले हैं, और इसके लिए अलग अलग पीडीएफ बना के रखी है मैंने, ठीक है। ये सभी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको हेल्प हो। जैसे कि ये जो स्टॉक मार्केट की पीडीएफ्स है ये सब मैंने बनाई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैंडलस्टिक की पीडीएफ आपको दिखाऊं ओपन करके, तो इसके अंदर आपको सभी कैंडलस्टिक दिखती है कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है, कैंडलस्टिक को किस टाइप की कैंडलस्टिक रहती है, ठीक है। जैसे ये वाली फंडामेंटल एनालिसिस की हम देख रहे थे, वैसे ये कैंडलस्टिक की है जहाँ पे आपको अलग अलग कैंडलस्टिक के बारे में बताया है कि कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, ठीक है। और सेम तरीके से आपको टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में बताएंगे अपन आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अब इसके अंदर मैं आपको क्या सिखाऊंगा कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है एक्चुअली स्टॉक मार्केट में, है ना, और इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं स्टॉक मार्केट में अलग अलग। ये सब हम सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। हाँ, और अब हम आगे जाके इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन भी ऐड करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये बेसिकली 2000 रुपये का होने वाला है। और आज की जो क्लास है हमारी ये थर्ड क्लास होने वाली थी, जो हमारी फ्री क्लास है। हमने 2 दिन पहले भी एक क्लास लिया था, कल भी लिया था और आज भी लिया है, तो ये तीसरी क्लास है। और रही बात मेरी, तो क्यों आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मैं बेसिकली 4 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर हूँ, और इसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी है स्टॉक मार्केट कैसे करना है, चाहे इन्वेस्टमेंट रहो चाहे ट्रेडिंग रहो। इसके साथ ही साथ मैं एक प्रोग्राम आता है CFA करके एग्ज़ाम, उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ये जो एग्ज़ाम है ये होती ही इसलिए है क्योंकि आप अच्छे से पोर्टफोलियो मैनेज कर सको, यानी कि म्यूचुअल फंड में लग सको। तो एक्चुअली मैं पढ़ भी इसी के बारे में रहा हूँ, ठीक है। और मैंने जब स्टार्टिंग की थी 4 साल पहले, तब मैंने स्टार्टिंग की थी बहुत ही बेसिक 1500 रुपये से, ठीक है। और यहाँ से मैंने बनाए हैं 4 साल के अंदर 7 लाख रुपए, ठीक है। तो मुझे पता है कि लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, और क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ इन एंड आउट। तो अगर और कोई सवाल है तो सर आप पूछ सकते हो, या मैं सामने कंटिन्यू करता हूँ आगे। बिग मूवमेंट आया एंड सर एक्चुअली मैंने आज बैंक निफ्टी का चार्ट ही नहीं देखा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। तो मैं आपको इसको एनालाइज करके बाद में बताऊंगा, मे बी कल के लेक्चर में आपको बता सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे सर मैंने
अभी आपको बताया कि आपको किस तरह से पेनी स्टॉक ढूंढनी चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और बताऊंगा आपको, जो आपको आगे जाके काम आएगा, ठीक है। और उसका नाम है अमर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन। ये दोनों डेफिनेशंस है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका काम आपको कब आता है, जब किसी भी कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिट मतलब रिजल्ट आते हैं किसी भी कंपनी के, तो वो रिजल्ट के अंदर उस बैलेंस शीट के अंदर डिप्रिसिएशन नाम की चीज़ रहती है। तो ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, यही रहता है। तो इसका शॉर्ट में बताता हूँ, देखिए डिप्रिसिएशन क्या होता है। अगर सपोज आपने एक फ़ोन लिया, आपने फ़ोन लिया 20,000 रुपये का, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप 2 साल बाद मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि आपको फ़ोन बेचना है। अब मैं आपको 2 साल बाद क्या 20,000 रुपये दूंगा पूरे? तो एक्चुअली मैं नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, आपसे भावताव करूंगा और ये 20,000 का फ़ोन मे बी 8,000 मे बी 10,000 के अंदर खरीद लूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आपने तो बेसिकली ये फ़ोन जो है ये 20,000 का खरीदा था, है ना। लेकिन इस फ़ोन की जो वैल्यू आपको सेलिंग के बाद मिली 2 साल बाद, वो 10,000 रुपये मिली, यानी कि आपका 10,000 का यहाँ पे हुआ नुकसान, ठीक है। और इसी नुकसान को हम कहते हैं डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन यानी कि किसी भी चीज़ का नुकसान होना, जिस चीज़ को आप टच कर सको ना, ऐसी चीज़ का आप जब बेचने जाते हो तब उसके भाव कम होते रहते हैं हर साल। ऐसी चीज़ों का नुकसान होना, इसको हम डिप्रिशिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कंपनी के अंदर मशीन है जिससे वो अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अगर वो खरीद के 1 करोड़ की मशीन रखता है और आज से 10 साल बाद बेचने जाता है मशीन को, तो उसको कोई 1 लाख रुपए भी नहीं देगा। रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि 10 साल के अंदर अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी, है ना, और उस मशीन का कुछ भी काम नहीं रहेगा। तो इसी के अंदर अपना आता है डिप्रिसिएशन, इसी को बोलते हैं हम, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। वहीं पे जो अमर्टाइजेशन रहता है, अमर्टाइजेशन बेसिकली क्या रहता है कि अब डिप्रिसिएशन होता है ऐसी चीज़ें जो टेंजिबल है, यानी कि आप उसको टच कर सकते हो। आप ऐसी चीज़ें जिसको टच कर सकते हो या फिर फील कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि मशीन हो गई, फैक्ट्री हो गई, ये सब हो गया टेंजिबल एसेट, ठीक है। अमर्टाइजेशन होता है ऐसी चीज़ें जहाँ से कंपनी कमाई तो करती है लेकिन उसको आप टच नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें होती है अमर्टाइजेशन। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप नोकिया का फ़ोन लें, ठीक है, नोकिया एक टाइम पे बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन फिर क्या हुआ, नोकिया का मार्केट इंडिया में डाउन होते रहा और फिर कुछ सालों बाद नोकिया पूरे तरीके से बंद हो गया। और अभी क्या हो रहा है, अभी जो नोकिया है ये फिर से आया अपने नए मॉडल लेकर, लेकिन आप में से कोई भी नोकिया का फ़ोन नहीं खरीदने वाला, ठीक है। अगर मैं आपको 50% डिस्काउंट के अंदर भी दूंगा ना, तो भी आप नोकिया का फ़ोन नहीं खरीदेंगे, आप जाएंगे और एमआई का या शाओमी का या रियलमी का फ़ोन खरीद के आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नोकिया की जो ब्रांड वैल्यू थी, उस ब्रांड वैल्यू को यहाँ पे अफेक्ट हुआ निगेटिवली, और इसके वजह से इसका प्राइस जो है नीचे गिर गया लोगों के नज़रों में, और इसी को हम बोलते हैं अमर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये होता है डिप्रिसिएशन और अमर्टाइजेशन, और इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे करेंगे, जब किसी भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं ना, तो उसके अंदर ये दिए वाला रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे अमर्टाइजेशन और डिप्रिसिएशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पाटिल सर का एक और क्वेश्चन आया है कि आप निफ्टी के चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चार्ट के बारे में सब कुछ जानना होगा, ठीक है, कि चार्ट के अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स लगते हैं, चार्ट के अंदर ये कैंडलस्टिक रहते हैं, ये कैंडलस्टिक के पैटर्न कौन से हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है ऐसे, तो हम इसे डाउन ट्रेंड बोलते हैं। लेकिन कई बार मार्केट क्या होता है, ऐसा ऐसा मूव करता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे सपोर्ट आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है। तो आपको चार्ट के बारे में सब कुछ सीखना पड़ेगा इसके वजह से, उसके बाद ही आप चार्ट को बहुत ही अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ बैंक निफ्टी का चार्ट,
ठीक है, बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पे मैंने जो कैंडल स्टिक लगाई है ये है 1 डे की कैंडल स्टिक। ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग टाइम फ्रेम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 1 दिन की कैंडल स्टिक ले रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो कैंडल है ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, यहाँ पे मैंने हेल्सिंकी बार लगाया है। तो देखिए अभी जो है बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर घूम रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये एक रेंज है उसकी जहाँ पे वो घूम रहा है ऑल द वे। ठीक है, आपको बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा मूवमेंट पता है कब देखने मिलेगा? 2 मिनट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो क्या होगा, अभी ये एक मूवमेंट, एक प्राइस मूवमेंट के अंदर घूम रहा है। ठीक है, जैसे ही बैंक निफ्टी का जो अमाउंट है वो इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चले जाता है, नहीं तो इससे नीचे आ जाता है, वैसे आपको बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव देखने मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैं 1 डे का चार्ट देख रहा था, तो इस चार्ट की मदद से आपको आने वाले 15 से 20 दिनों बाद का मूवमेंट दिखने मिलेगा कि 15 से 20 दिन बाद बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। आइदर तो ये ऊपर जा सकता है ब्रेकआउट देकर, या फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर आपको कल के बारे में या कुछ दिन के बारे में जानना है, 1-2 दिन के बारे में, तो आपको छोटे चार्ट पैटर्न देखने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 15 मिनट का पैटर्न लगाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हैंग मार गया है ये चार्ट, क्योंकि ये चार्ट मैं ऑफिशियली अपने इस पे नहीं ओपन कर रहा हूँ अपस्टॉक या जीरोधा पे, तो मे बी इसलिए ये थोड़ा सा हैंग मार गया। मैं इस चीज़ को अच्छे से फिक्स अप कर सकता हूँ सर। बैंक निफ्टी के ऊपर ना मैं आपको 50 मिनट की कैंडल, मतलब छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल कल याद से बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए फिर मेरे को अपस्टॉक या जीरोधा का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है ये एप्लीकेशन। एक्चुअली मेरे को हिंदी में ज़्यादा अच्छे से बात करती आती है, इसलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज़ अगले कुछ हफ्तों तक ये देखने मिलेंगी कि एक कंसोलिडेशन स्टार्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर तो एक यहाँ पे 1 फरवरी को अगर मार्केट में बजट आता है और कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है, ठीक है, जिससे बैंकिंग को फायदा हो, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे सकता है और यहाँ पे आपको सी खरीदना है। ठीक है, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया इस पर्टिकुलर लेवल को, ये पर्टिकुलर लेवल क्या है, तो 43,400 का लेवल है ये। ठीक है, जैसे ही 43,400 का लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे तुरंत ही 44,000 का लेवल टच कर सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, श्योर शॉट। या तो फिर अगर कुछ बहुत ही खराब न्यूज़ आती है, रेट हाइक हो जाता है फिर से और इस वाले लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखेगा। अब ये वाली लेवल कौन सी है, तो ये है 42,500। ठीक है, तो इन दोनों लेवल के ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। जैसे ब्रेकआउट आता है यहाँ पे बाइंग या सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आती है। तो सर आज का जो हमारा क्लास था 1 घंटे का, इसका टाइम लिमिट तो खत्म होने में आ गया है, लेकिन हम कल से ही क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे कल से हम प्रैक्टिकली स्टॉक को फाइंड कैसे करना है, अलग अलग एप्लीकेशन लगा के, अलग अलग इंडिकेटर लगा के इसके बारे में सीखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल पी रेशो, पीबी रेशो, ये सब क्या रहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे पढ़े, है ना, और उसके बाद हम ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो मतलब
ये क्लास पसंद आई हो तो आप ये कोर्स तो आप ये तो आप इस वाले कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हो। इसकी वैल्यू सिर्फ 2,000 रुपये है, ठीक है। लेकिन आपको जो है पेमेंट मुझे पहले करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप इसको ज्वाइन कर पाओगे कल से आगे। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कि मैं कैसे सिखाता हूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके मेरा वीडियोस देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि मैं कैसे बता सकता हूँ आपको फ्यूचर में स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये मेरा चैनल है, आप इसके ऊपर जाके मेरे सभी वीडियोस देख सकते हो जो भी मैंने डाले हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आज की लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा ठीक है सर, फिर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं और मैं आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करता हूँ। आप लीव कर सकते हैं मीटिंग को।